एनसीईआरटी से चैप्टर नंबर 3 है माइक्रो इकोनॉमिक्स का। और इस चैप्टर में हम लोग दो इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट को डिस्कस करेंगे। एक कॉन्सेप्ट है प्रोडक्शन एंड दूसरा कॉन्सेप्ट है कॉस्ट। और ये दोनों ही टॉपिक जो है ना, प्रोडक्शन हो या कॉस्ट हो, ये आपस में इंटर रिलेटेड है। प्रोडक्शन और कॉस्ट एक दूसरे से रिलेटेड है। देखो प्रीवियस चैप्टर में क्या क्या पढ़ चुके हैं हम लोग। हम पढ़ चुके कि कंज्यूमर कैसे बिहेव करता है, सही है ना। और कंज्यूमर ही डिमांड को क्रिएट करता है। तो एक फोर्सेस तो हमने पढ़ लिया, दैट इज डिमांड, सही है। अब दूसरा फोर्सेस हमको पढ़ना है, दैट इज कॉल्ड सप्लाई। और सप्लाई का जो फोर्सेस है वो किसके द्वारा अप्लाई होगा? वो अप्लाई होगा प्रोड्यूसर्स के द्वारा। तो अब हम लोग जो है ना, प्रोड्यूसर के बिहेवियर को पढ़ेंगे। किसके बिहेवियर को पढ़ेंगे? कंज्यूमर का बिहेवियर प्रीवियस चैप्टर चैप्टर नंबर 2 में कंप्लीट कर लिया है। चैप्टर नंबर 3 में बिहेवियर ऑफ प्रोड्यूसर पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले यहाँ पे प्रोडक्शन को डिफाइन किया गया। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ प्रोडक्शन? इट इज द प्रोसेस बाय विच इनपुट्स आर ट्रांसफॉर्म्ड इनटू आउटपुट। प्रोडक्शन का क्या मतलब है? इनपुट को किस में कन्वर्ट करना? आउटपुट में। आगे चलिए। प्रोडक्शन इज कैरिड आउट बाय प्रोड्यूसर्स और फर्म। और ये इनपुट को आउटपुट में कन्वर्ट करने का काम कौन करेगा? या तो प्रोड्यूसर करेंगे, या फर्म करेंगे, या कोई कंपनी करेगी। अब फर्म अक्वायर्स डिफरेंट इनपुट। फर्म करती क्या है? इनपुट्स लेके आती है, जैसे लेबर, मशीन्स, लैंड, रॉ मटेरियल। और इन्हीं इनपुट्स का इस्तेमाल करके वो आउटपुट प्रोड्यूस करती हैं, सही है ना। गुड्स का प्रोडक्शन किया जाता है। ये जो आउटपुट गुड्स का प्रोड्यूस होता है, ये इस्तेमाल कौन करता है? कंज्यूम्ड बाय होम? कंज्यूमर्स। कंज्यूमर इस्तेमाल करते हैं। और या फिर उसका इस्तेमाल कोई दूसरा फर्म करेगा। जरूरी नहीं कि आप एक प्रोड्यूसर जो भी चीज बना करके बेच रहा है सिर्फ कंज्यूमर ही खरीद रहे हो। एक मैन्युफैक्चरर है, वो भी तो प्रोड्यूसर है ना। तो उसने बना करके मार्केट में बेचा तो क्या सबका सब कंज्यूमर ही खरीदेगा? कुछ बिजनेसेस भी तो लेके जाएंगे अपने एरिया में बेचने के लिए, ठीक है। तो जो इनपुट को आउटपुट में प्रोड्यूस किया गया है, उस आउटपुट का इस्तेमाल या तो कंज्यूमर करेंगे, या तो दूसरे बिजनेसेस करेंगे। किस लिए? फर्दर उसमें वैल्यू ऐड करने के लिए, फर्दर प्रोडक्शन करने के लिए। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे एक टेलर जो है वो क्या इस्तेमाल करता है? स्विंग मशीन इस्तेमाल करता है, क्लोथ इस्तेमाल करता है, थ्रेड इस्तेमाल करता है, और खुद मेहनत करता है शर्ट प्रोड्यूस करने के लिए या पैंट्स प्रोड्यूस करने के लिए, वगैरह वगैरह। फार्मर क्या करता है? लैंड का इस्तेमाल करता है, खुद मेहनत करता है, ट्रैक्टर लगाता है, सीड का इस्तेमाल करता है, फर्टिलाइजर लेके आता है, वाटर का इस्तेमाल करता है। किस लिए? ताकि वो अनाज उगा सके, चाहे वो अनाज वीट हो या कोई और चीज हो। एक कार मैन्युफैक्चरर उसी तरीके से जमीन का इस्तेमाल करता है, फैक्ट्री का इस्तेमाल करता है, मशीन का इस्तेमाल करता है, लेबर और भी दूसरे इनपुट जैसे कि स्टील, एल्युमिनियम, रबर। इसलिए ताकि वो कार प्रोड्यूस कर सके। रिक्शा पुलर क्या कर रहा है? रिक्शा चला रहा है, अपना खुद का मेहनत कर रहा है। क्यों? ताकि लोगों को रिक्शे से एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट करके ले जा सके। सो डोमेस्टिक हेल्पर क्या कर रहा है? अपना मेहनत कर रहा है, किस लिए? साफ सफाई करने के लिए, घर के काम करने के लिए। So we make certain simplifying assumptions to start with. Production is instantaneous. In our very simple model of production, no time elapses between the combination of input and the production of the output. देखो यहाँ पे for the sake of argument और for the sake of discussion क्या करा गया? Instantaneous production लिया जा रहा है। कौन सा प्रोडक्शन लिया जा रहा है? मतलब प्रोड्यूस होने में टाइम नहीं लगा, ये मान के चल लो। जबकि ऐसा होता नहीं है, प्रोडक्ट प्रोड्यूस होने में टाइम लगता है, देयर इज अ टाइम लैग। We also tend to use the terms production and supply synonymously and often interchangeably. Economics में जो production और supply term है ना, कई जगह पे एक दूसरे की जगह पे इस्तेमाल होगा। In order to acquire input, a firm has to pay for them, जिसको हम कहते हैं costs of production। देखो जितना भी इनपुट है, अगर एक फर्म है, आइसक्रीम मैन्युफैक्चरर है, आइसक्रीम का प्रोडक्शन कर रहा है, तो बहुत सारे इनपुट परचेज करके लाएगा ना। परचेज करेगा इनपुट तो उसके लिए पेमेंट करेगा ना। इसको हम क्या बोलेंगे? कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। The amount paid for the inputs acquired by the firm is known as cost of production. आगे चलिए। Once output has been produced, एक बार आउटपुट प्रोड्यूस हो गया तो फिर फर्म को करना क्या है? बेचना है इसको मार्केट में, और बेच के क्या कमाएगा वो? रेवेन्यू, इनकम जनरेट करेगा, ठीक है ना। अब देखो एक तरफ है रेवेन्यू, यानी बेच के कितना पैसा आया, और एक तरफ है खर्चा कितना हुआ। इन दोनों को आप माइनस कर दीजिएगा तो क्या मिलेगा? द डिफरेंस इज प्रॉफिट। द डिफरेंस बिटवीन रेवेन्यू एंड कॉस्ट, इसको हम क्या बोलते हैं? प्रॉफिट बोलते हैं। हम ये मान के चल रहे हैं दैट ऑब्जेक्टिव ऑफ ए फर्म इज टू अर्न मैक्सिमम प्रॉफिट। क्या है फर्म का ऑब्जेक्टिव? मैक्सिमम प्रॉफिट अर्न करना।
In this chapter, we discuss the relationship between input and output. Then we look at the cost structure of the firm. We do this to be able to identify the output at which firm's profits are maximum. तो इस चैप्टर का हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है? इनपुट और आउटपुट के बीच का रिलेशनशिप स्टडी करेंगे, साथ ही साथ कॉस्ट स्ट्रक्चर जो फर्म का होता है इसको स्टडी करेंगे, और फिर हम ये कोशिश करेंगे आइडेंटिफाई करने का कि फर्म का मैक्सिमम प्रॉफिट पोजीशन क्या होगा। इसको बोलते हैं फर्म्स प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम। क्या बोलते हैं? प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम। जैसे कंज्यूमर इक्विलिब्रियम आपने पढ़ा ना, मैक्सिमम प्रॉफिट पोजीशन ऑफ द कंज्यूमर, वो पढ़ा हम लोगों ने। उसी तरीके से प्रोड्यूसर का इक्विलिब्रियम पोजीशन। तो ये था हमारा इंट्रोडक्टरी पोर्शन इस चैप्टर। इस इंट्रोडक्टरी पोर्शन में कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन का मीनिंग आया, रेवेन्यू का मीनिंग आया, प्रॉफिट का मीनिंग आया, प्रोडक्शन का मीनिंग आया। सही है, आगे चलिए। व्हाट इज प्रोडक्शन फंक्शन? व्हाट इज डिमांड फंक्शन? व्हाट क्या है? व्हाट इज डिमांड फंक्शन? फंक्शनल रिलेशनशिप बिटवीन डिमांड एंड फैक्टर्स अफेक्टिंग डिमांड। अब अगर तुम्हें प्रीवियस डेफिनेशन याद है ना, तो ये वाला डेफिनेशन आसान हो जाएगा आपके लिए। क्या है लिखा हुआ? रिलेशनशिप बिटवीन इनपुट एंड आउटपुट। तो फंक्शनल रिलेशनशिप बिटवीन इनपुट एंड आउटपुट इज नोन एज प्रोडक्शन फंक्शन। तो चल गया। प्रोडक्शन फंक्शन रेफर्स टू द फंक्शनल रिलेशनशिप बिटवीन इनपुट एंड आउटपुट। आपको पता है कि अगर आप अलग अलग क्वांटिटीज इनपुट का इस्तेमाल करेंगे तो आपको एक मैक्सिमम क्वांटिटी प्रोड्यूस होके मिलेगा। तो ये ना, इसी रिलेशनशिप को हम क्या बोल रहे हैं? फॉर अ सर्टेन रिसोर्सेज वी विल बी एबल टू प्रोड्यूस अ सर्टेन आउटपुट, मैक्सिमम आउटपुट। इसे ही हम क्या बोलेंगे? प्रोडक्शन फंक्शन। ऊपर फॉर्मर का एग्जांपल ध्यान में रखिए। आसानी के लिए हम ये मान लेते हैं दैट द फार्मर यूजेस ओनली टू इनपुट। वीट का प्रोडक्शन के लिए वो सिर्फ दो ही चीज इस्तेमाल कर रहा है, लैंड और लेबर। A production function tells us the maximum amount of wheat he can produce for a given amount of land that he uses and a given number of labor hours that he performs. अब कितना प्रोडक्शन वो खेत में करेगा, ये दो चीजों पर डिपेंड करेगा कि वो जमीनें कितना इस्तेमाल कर रहा है और कितना घंटे वो मेहनत कर रहा है। राइट, आगे चलिए। मान लीजिए कि वो 2 घंटे मेहनत कर रहा है एक दिन में और 1 हेक्टेयर लैंड पे मेहनत कर रहा है, तो मैक्सिमम उसका प्रोडक्शन कितना आ रहा है? 2 टन्स ऑफ वीट। तो फंक्शन जो डिस्क्राइब करेगा इसी रिलेशन को, उसको क्या बोलोगे आप? प्रोडक्शन फंक्शन। तो अगर आप इसको लिखना चाहोगे तो सिंबॉलिकली क्या लिखेंगे? Q इज इक्वल टू K इंटू एल। Q क्या है? आउटपुट। Q क्या है? व्हाट इज Q? आउटपुट। K क्या है? K क्या है? लैंड या फिक्स फैक्टर बोल लो। और L क्या है? लेबर। सो प्रोडक्शन इज द आउटपुट ऑफ लैंड एंड लेबर। सो एक प्रोडक्शन फंक्शन सिर्फ ये हमें बता देता है कि एग्जैक्ट रिलेशन इनपुट और आउटपुट के बीच क्या होगा। अगर हम के और एल को इंक्रीज करेंगे तो क्यू भी इंक्रीज करेगा, और एंड एनी के एंड एल के लिए कितना मैक्सिमम क्वांटिटी आप प्रोड्यूस कर पाओगे ये हमें पता चलेगा प्रोडक्शन फंक्शन से। क्लियर है? अब देखिए यहाँ पे प्रोडक्शन फंक्शन तो मैक्सिमम आउटपुट को बता रहा ना, मैक्सिमम आउटपुट बता रहा ना। तो इसका मतलब है प्रोडक्शन फंक्शन, सिंस बाय डेफिनेशन वी आर टेकिंग द मैक्सिमम आउटपुट। क्या लेना डेफिनेशन में? प्रोडक्शन फंक्शन गिव्स द रिलेशनशिप बिटवीन इनपुट एंड आउटपुट। विच आउटपुट? द मैक्सिमम आउटपुट। फ्रॉम अ गिवन इनपुट द मैक्सिमम आउटपुट दैट कैन बी प्रोड्यूस्ड, है ना, इज नोन एज, दिस रिलेशनशिप इज नोन एज प्रोडक्शन फंक्शन। तो मैक्सिमम आउटपुट का डेफिनेशन आ रहा ना इसमें। अब जरूरी तो नहीं कि आप हर बार मैक्सिमम प्रोडक्शन ही करें। तो इसका मतलब ये है कि अगर मैक्सिमम प्रोडक्शन यहाँ पे आ रहा है तो हम रिसोर्सेज को कैसे यूज कर रहे हैं? इफिशिएंट यूटिलाइजेशन कर रहे हैं, बेस्ट तरीके से यूज कर रहे हैं, तभी ना मैक्सिमम रिजल्ट आएगा। रिजल्ट अगर हम मैक्सिमम चाहिए, रिसोर्सेज को क्या करना होगा? बेस्ट तरीके से यूज करना होगा। अगर तुम चाहते हो कि अपना बेस्ट परफॉर्मेंस निकालो, क्या करना होगा? अपने टाइम को बेस्ट तरीके से यूटिलाइज करना, तभी बेस्ट आउटपुट आएगा। ठीक है, सिर्फ सोचते रहने से ना कि टॉप करना है, टॉप करना है, बेहतर परफॉर्म करना है, बट यू आर नॉट इन्वेस्टिंग द रिक्वायर्ड इनपुट, क्या होगा? तो इफिशिएंट यूज माना गया। और इफिशिएंसी का मतलब क्या है? इट इज नॉट पॉसिबल टू गेट एनी मोर आउटपुट फ्रॉम द सेम लेवल ऑफ इनपुट। इफिशिएंसी का सीधा मतलब क्या है? दिस इज द मैक्सिमम रिजल्ट जो आप प्रोड्यूस कर सकते। क्लियर है?
तो याद रखिएगा, एक प्रोडक्शन फंक्शन जो है ना, ये भी याद रखिएगा कि प्रोडक्शन फंक्शन डिफाइन होता है गिवन टेक्नोलॉजी के आधार पे। अभी आप टेक्नोलॉजी बदल दो ना, प्रोडक्शन चेंज कर जाएगा। जैसे फार्मर जो वहां पे बैल का इस्तेमाल कर रहा है खेत जोतने के लिए, अब वो ट्रैक्टर लेके चला है, टेक्नोलॉजी बदल दिया ना उसने, क्या हो जाएगा? प्रोडक्शन चेंज करेगा कि नहीं करेगा? पहले नॉर्मल सीड इस्तेमाल करा था, अब HYV सीड्स इस्तेमाल करने लग जाए, प्रोडक्शन बदल जाएगा ना। सो इसलिए याद रखना है कि प्रोडक्शन फंक्शन जो है ना, एक गिवन टेक्नोलॉजी के बेसिस पे डिफाइंड होता है। आगे चलिए, इट इज द टेक्नोलॉजिकल नॉलेज दैट डिटरमाइंस द मैक्सिमम लेवल ऑफ आउटपुट दैट कैन बी प्रोड्यूस्ड यूजिंग डिफरेंट कॉम्बिनेशन ऑफ इनपुट। क्योंकि टेक्नोलॉजी पे ही डिपेंडेंट है मैक्सिमम रिजल्ट। अगर हम टेक्नोलॉजी को चेंज करेंगे, मेरा मैक्सिमम आउटपुट भी क्या हो जाएगा? चेंज कर जाएगा। टेक्नोलॉजी अगर बेटर हो जाए, मैक्सिमम लेवल ऑफ आउटपुट भी क्या हो जाएगा? सेम इनपुट से जो मैक्सिमम आउटपुट आप प्राप्त कर रहे थे वो पहले से ज्यादा मिलेगा, अगर आप टेक्नोलॉजी को बेटर करोगे। तो हमारे पास अब एक नया प्रोडक्शन फंक्शन होगा। When we change the technology, we will have a new production function. So the input that the firm uses in the production process को कहते हैं हम लोग factors of production। क्या बोलते हैं? जिन इनपुट्स का हम इस्तेमाल करते हैं प्रोडक्शन के प्रोसेस में, उसको क्या बोलते हैं? फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। In order to produce output, a firm may require any number of different inputs. आउटपुट देने के लिए फर्म को अलग अलग तरह का इनपुट्स का रिक्वायरमेंट पड़ेगा। However, for the time being, here we consider a firm that produces output using only two factors of production. तो सिंप्लीफिकेशन के लिए यहाँ पे दो ही फैक्टर लिया गया, एक लिया गया लेबर और दूसरा लिया गया कैपिटल। वैसे तो बहुत सारे फैक्टर है ना प्रोडक्शन के लिए, मेनली चार आता है। मेनली कितना आता है? चार, लैंड, लेबर, कैपिटल और एंटरप्रेन्योर्स। तो यहाँ पे कितना लिया हमने? लैंड एंड लेबर। Our production function therefore tells us the maximum quantity of output that can be produced using different combination of these two factors, that is labor and capital. अब देखो इसको सिंबॉलिकली कैसे लिखा जा रहा है? Q यानी आउटपुट का क्वांटिटी इज ए फंक्शन ऑफ लैंड एंड कैपिटल। लैंड एंड कैपिटल, लैंड एंड लेबर, कैपिटल नहीं, लैंड एंड लेबर। जहाँ पे L लेबर के लिए, K किसके लिए? कैपिटल के लिए। कैपिटल यानी लैंड के लिए इस्तेमाल हुआ है यहाँ पे। क्लियर है? अब देखो यहाँ पे वन ऑफ द प्रोडक्शन फंक्शन इज गिवन हियर। क्या सिचुएशन दिख रहा है? दीज आर द फैक्टर। एक फैक्टर है कैपिटल और एक फैक्टर क्या है? 0 यूनिट ऑफ लेबर, 1 यूनिट ऑफ लेबर, 2 यूनिट ऑफ लेबर, 3 4 5 6 डिफरेंट डिफरेंट यूनिट्स ऑफ लेबर है यहाँ पे, और डिफरेंट डिफरेंट यूनिट्स ऑफ कैपिटल भी लिया गया है, राइट? अगर हम आपसे ये पूछें कि बताओ 4 यूनिट ऑफ लेबर और 2 यूनिट ऑफ कैपिटल पे मैक्सिमम आउटपुट कितना है, इस टेबल को देख के बताइए। 4 यूनिट लेबर का लेना है और 3 यूनिट कैपिटल का लेना है, मैक्सिमम प्रोडक्शन कितना है? कितना कितना? 4 यूनिट लेबर का, लेबर का कितना यूनिट बोला हमने, और 3 यूनिट कैपिटल का कितना आ रहा है? इस टेबल में कितना वैल्यू आ रहा है? कितना आ रहा है? 40। 4 यूनिट लेबर और 3 यूनिट कैपिटल, ये है ना? दिस इज द मीटिंग पॉइंट। देखा? सही है। तो ये पूरा का पूरा आपको प्रोडक्शन फंक्शन दिया हुआ है, दैट यू विल चेंज द क्वालिटी ऑफ इनपुट एंड क्वांटिटी ऑफ इनपुट आउटपुट चेंज करोगे, यू विल गेट द डिफरेंट आउटपुट, राइट? सही है ना? उसी तरीके से 5 यूनिट लेबर का और 2 यूनिट कैपिटल का, बोलो आउटपुट कितना होगा? 5 और 2 कितना होगा? 29। पता चल गया? चले आगे बढ़े। तो ये एक आपको प्रोडक्शन फंक्शन का टेबल दे दिया, एक ऐसा टेबल जिससे आप प्रोडक्शन फंक्शन डिटरमाइन कर सकते हो इन डिफरेंट डिफरेंट कॉम्बिनेशन ऑफ इनपुट एंड आउटपुट। आगे चलें। अब आ जाइए, एक टॉपिक है यहाँ पे, आइसोकॉन। इंडिफरेंस कर्व पढ़ा ना आपने? व्हाट इज इंडिफरेंस कर्व? व्हाट इज इंडिफरेंस कर्व बोलो? विच प्रोवाइड्स इक्वल सेटिस्फैक्शन। और कोई बोलेगा? एनीवन एल्स?
representation, it's the combination of various groups. It's the same normal satisfaction. कीवर्ड को कनेक्ट करना अच्छे से सीख जाइए, हो जाएगा, इजी है डेफिनेशन। ठीक है, अच्छा याद करने का बेस्ट तरीका क्या है ना, एक दो बार डेफिनेशन याद कर लो, कीवर्ड्स को हाईलाइट कर लो और रफ पेज पे, रफ क्या कहते हैं उसको, अपने पास एक छोटा सा बोर्ड रखो और उसमें लिखने का प्रैक्टिस करो, बेस्ट तरीके से याद हो। ठीक है, पहले तो इंडिफरेंस कर्व क्या है, ग्राफिकल प्रेजेंटेशन, ये तो पता है। सवाल ये हुआ कि किसका ग्राफिकल प्रेजेंटेशन है, तो वेरियस कॉम्बिनेशंस का, कौन सा कॉम्बिनेशंस विच गिव्स सेम सेटिस्फैक्शन लेवल टू द कंज्यूमर, वो सारा कॉम्बिनेशन जिसपे दो गुड्स का वो सारा कॉम्बिनेशन जिसपे कंज्यूमर का सेटिस्फैक्शन लेवल सेम है, इन सारे कॉम्बिनेशन का ग्राफ क्या है, इंडिफरेंस कर्व। क्लियर है? अच्छा, इंडिफरेंस कर्व यहाँ पे क्यों डिस्कस किया, बिकॉज वी आर गोइंग टू डिस्कस हियर द सिमिलर कॉन्सेप्ट कॉल्ड आइसोक्वांट। इंडिफरेंस कर्व कंज्यूमर का पर्सपेक्टिव था ना, आइसोक्वांट किसका पर्सपेक्टिव होगा, प्रोड्यूसर का। पढ़िए डेफिनेशन क्या लिखा है, देखो, जैसा कि कॉन्सेप्ट आपका इंडिफरेंस कर्व प्रीवियस चैप्टर में था, वो सही मिलता जुलता कॉन्सेप्ट आइसोक्वांट भी है। प्रोडक्शन फंक्शन को रिप्रेजेंट करने का ये एक अल्टरनेटिव तरीका है। कंसीडर ए प्रोडक्शन फंक्शन विद टू इनपुट लेबर एंड कैपिटल एंड आइसोक्वांट इज सेट ऑफ ऑल पॉसिबल कॉम्बिनेशन ऑफ द टू इनपुट्स दैट इज द सेम मैक्सिमम पॉसिबल लेवल ऑफ आउटपुट। प्रोडक्शन फंक्शन आपको पता है ना, इनपुट और आउटपुट का रिलेशन है, सही है ना। अब देखो, इंडिफरेंस कर्व में था कि दो गुड्स का वो सारा कॉम्बिनेशन जहां पे सेटिस्फैक्शन लेवल सेम है, राइट, उसका ग्राफ है इंडिफरेंस कर्व। तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे होगा दो दो इनपुट का वो डिफरेंट कॉम्बिनेशंस जिसमें प्रोडक्शन का क्वांटिटी क्या है, सेम है, आउटपुट कितना है, सेम है। यानी हम लोग दो फैक्टर्स का डिफरेंट डिफरेंट कॉम्बिनेशंस ले रहे हैं, लेकिन मेरा क्वांटिटी कितना प्रोड्यूस हो रहा है, सेम। जैसे ऊपर वापस से टेबल में आइए, वापस से टेबल में आइए, अब मेरा सवाल सुनिए, हमें 10 यूनिट प्रोड्यूस करना है, कितना यूनिट प्रोड्यूस करना है, 10 यूनिट। अब आपको यहां पर इस टेबल से बताना है कि मेरे पास कितने ऑप्शन है, क्या क्या यूज कर सकते हैं, कितना लेबर और कितना कैपिटल का। हमको 10 यूनिट प्रोडक्शन करना है मैक्सिमम, एंड दिस इज द टेबल गिवन हियर, प्रोडक्शन फंक्शन। अब आपको बताना है कि कौन सा कॉम्बिनेशन ले इनपुट का, व्हाट आर द डिफरेंट इनपुट्स कॉम्बिनेशन। मिला, क्या है बोलो, 2 1 4 1, पहले लेबर है कि पहले कैपिटल है, तो 4 1 आपने कहा, 4 1 4 1, यस करेक्ट है। आगे 1 4, दिस इज 1 एंड दिस इज 4, करेक्ट है। और बोलिए 2 2, करेक्ट है। और बोलिए, हो गया, और तो नहीं है ना 10 कहीं पे, तो ये तीन मिला ना, 4 1 1 4 2 2, इसको जब ग्राफ में रिप्रेजेंट करोगे ना, यू विल गेट आइसोक्वांट। विच आइसोक्वांट, वो आइसोक्वांट जहां पे मैक्सिमम प्रोडक्शन कितना है, 10 यूनिट। बात समझ आया, डिड यू गेट द पॉइंट, आइसोक्वांट क्या पता चल गया। Isoquant is the graphical presentation of all the various combination of two inputs, all the various combination of two inputs which will give you same output, which gives same output. Simple. Different inputs का कॉम्बिनेशन, दो इनपुट का डिफरेंट कॉम्बिनेशन जिससे प्रोडक्शन क्या हो रहा है, आउटपुट क्या हो रहा है, सेम। इसका ग्राफिकल प्रेजेंटेशन कहलाएगा इंडिफरेंस कर्व। समझ आ गया पॉइंट, आगे चलिए। अब आगे चलेंगे, तो टेबल से हम लोगों ने ये तो फाइंड आउट कर लिया कि 10 यूनिट का प्रोडक्शन कहाँ हो रहा है। आपको ये फाइंड आउट करने के लिए बोल रहा है कि बताइए Q इज इक्वल टू 50 फाइंड आउट करिए। Q इज इक्वल टू 50, क्वांटिटी कितना चाहिए, 50, फाइंड आउट कर लीजिए। क्या दिया है, एक टास्क दिया है आपको,
मतलब ये सिंपल है ना कि वी विल गेट आउटपुट का क्वांटिटी चेंज करेगा ना, वी विल हैव डिफरेंट आइसोकॉन। सही है। हाइयर आउटपुट प्रोड्यूस करना है तो हाइयर आइसोकॉन चाहिए, यानी आइसोकॉन टू द राइट विल गिव यू हाइयर लेवल ऑफ आउटपुट। राइट साइड का आइसोकॉन क्या देगा आपको? हाइयर लेवल ऑफ आउटपुट देगा। इज दैट क्लियर? नाउ आइसोकॉन्स आर नेगेटिवली स्लोप। आइसोकॉन का स्लोप कैसा है? नेगेटिवली स्लोप्ड है ना। वाई? क्योंकि हमें प्रोडक्शन का क्वांटिटी सेम रखना है। तो हम अगर दोनों का क्वांटिटी, यानी दोनों फैक्टर का क्वांटिटी, लैंड का भी लेबर का भी, दोनों का क्वांटिटी बढ़ा देंगे तो प्रोडक्शन सेम रहेगा क्या? करना क्या होगा? एक का बढ़ाएंगे तो दूसरे का कम करना होगा, तभी क्वांटिटी मेरा मेंटेन रह सकता है। इसलिए आइसोकॉन कैसा स्लोप होता है? नेगेटिवली स्लोप। टू मेंटेन द सेम आउटपुट लेवल, if one factor input is increased, the other factor will must have declined, must have decreased, तभी ऐसा पॉसिबल होगा। कोई दिक्कत यहां तक? अब देखें ऊपर के एग्जांपल में आइसोक्वांट, कभी आइसोक्वांट आप देखो कि किसी एक्सिस को टच कर रहा है क्या? किसी एक्सिस को टच कर रहा है क्या आइसोक्वांट? पता क्या चल रहा है कि प्रोडक्शन के लिए दोनों चीजें जरूरी है। सिर्फ लैंड पड़ा हुआ है, अपने आप खेती होने लगेगा क्या उसमें बिना मेहनत के? पॉसिबल है क्या? नहीं ना। इसका मतलब ये है कि दोनों का दोनों फैक्टर अपने लिए क्या है? इंपॉर्टेंट है। तो ये कह सकते हैं ना कि आइसोकॉन कभी किसी एक एक्सिस को टच नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि अगर ऐसा करेगा तो एक फैक्टर क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। और एक फैक्टर का जीरो हो जाना मतलब प्रोडक्शन कहाँ जाना? जीरो। मशीन लगा दिए हो, मशीन को चलाना तो पड़ेगा ना, उसके लिए तो लेबर चाहिए ना। कितनी बड़ी से बड़ी भी मशीन लगा लो तुम, 50 लोगों के लिए एक ही लोग चाहिए, बट चाहिए तो। तो पता चल रहा है both the inputs are necessary for production. If any of the input becomes zero, there will be no production. With both input positive, output will be positive. तो जैसे जैसे आउटपुट इनपुट का क्वांटिटी बढ़ाओगे आउटपुट भी क्या होगा? बढ़ेगा। इज दैट क्लियर? कोई दिक्कत? आगे चले। क्या हुआ? हो गया। क्योंकि ना 55%, 45% पेमेंट किया तो 55% उधार है। अब इस 45% में भी 3% कम देना पड़ा क्योंकि डिस्काउंट मिल गया। तो 100 में से 3 और माइनस कर देंगे, 97%। तो ये 90,000 इंटू 45% इंटू 97%। 90,000 इंटू 45/100 इंटू 97/100। चलो करो। नहीं गलत है, 90 का 55% ज्यादा आएगा। अमाउंट सही करो, कैलकुलेटर यूज करो। कैलकुलेटर यूज करके लाया तो नहीं। 2 हफ्ता और फिर आ जाएगा भाई, तब तो दिक्कत नहीं होगा तुम्हें। आगे बढ़े। लेट अस डिस्कस शॉर्ट रन एंड लॉन्ग रन। व्हाट इज दिस शॉर्ट रन एंड लॉन्ग रन? शॉर्ट रन में एटलीस्ट वन ऑफ द फैक्टर्स, लेबर या कैपिटल, कैन नॉट बी वेरिड। क्या कह रहे हैं? शॉर्ट रन में एक फैक्टर कम से कम क्या होगा? फिक्स्ड। इफ वन ऑफ द फैक्टर इज फिक्स्ड, इसको क्या बोलेंगे हम लोग? शॉर्ट रन। तो इसका मतलब ये कि बाकी फैक्टर्स जो है ना, लेबर और कैपिटल कैन नॉट बी फिक्स्ड, देयरफॉर रिमेन्स फिक्स्ड। इन ऑर्डर टू वेरी द आउटपुट लेवल द फर्म कैन वेरी ओनली द अदर फैक्टर। तो जिस फैक्टर को आपने फिक्स कर दिया आप उसको चेंज नहीं कर सकते। जैसे मान लो तुम्हारे पास एक ही हेक्टेयर लैंड है और तुमको प्रोडक्शन करना है, खेती करनी है, तो अब उसी में मेहनत ही बढ़ाओगे ना। 2 घंटे से 3 घंटे काम करोगे, 4 घंटे करोगे, 5 घंटे करोगे, 6 घंटे करोगे, लेबर का ही सब सप्लाई बढ़ाओगे ना। लैंड तो फिक्स है। सही है ना। तो प्रोडक्शन को आप चेंज कर सकते हैं, बढ़ा या घटा सकते हो। क्या चेंज करके? एक ही फैक्टर को चेंज करके, बाकी फैक्टर क्या आपका? फिक्स्ड। इसको बोलते हैं शॉर्ट रन। शॉर्ट रन में एक फैक्टर भी अगर आपका फिक्स्ड है ना तो वो शॉर्ट रन काउंट होगा। क्लियर है? आगे चलिए। तो फिर लॉन्ग रन किसको काउंट करेंगे? शॉर्ट रन में कम से कम एक फैक्टर क्या है? फिक्स्ड है। लॉन्ग रन में क्या होगा? सब वेरिएबल। शॉर्ट रन में ठीक है, तुम्हारे पास अभी 1 हेक्टेयर लैंड है,
आने वाले टाइम में लैंड खरीद सकते हो ना, 1 हेक्टेयर से 2 हेक्टेयर हो सकता है ना, 3 हेक्टेयर हो सकता है ना, हो सकता है कि नहीं हो सकता? तो लैंड लॉन्ग रन में, इन द लॉन्ग रन वी कैन चेंज ऑल द फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। तो ये डिफरेंसेस है कि शॉर्ट रन में द फैक्टर्स जो कि शॉर्ट रन में फिक्स्ड रहता है ना, उसको फिक्स्ड फैक्टर बोलते हैं, जबकि वो फैक्टर जिसको आप शॉर्ट रन में चेंज कर सकते हो उसको क्या बोलते हैं? वेरिएबल फैक्टर। तो याद रखिएगा ना, फिक्स्ड फैक्टर और वेरिएबल फैक्टर का कॉन्सेप्ट शॉर्ट रन कॉन्सेप्ट है। फिक्स्ड फैक्टर क्या हुआ? द फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन विच कैन नॉट बी चेंज विद द लेवल ऑफ आउटपुट इज नोन एज फिक्स्ड फैक्टर। क्या मतलब? मतलब प्रोडक्शन की क्वांटिटी बढ़ाने के साथ साथ आप जिस फैक्टर को नहीं बढ़ा सकते हो वो क्या हुआ? फिक्स्ड। या प्रोडक्शन कम करने के साथ जिस फैक्टर को तुम घटा नहीं सकते हो क्या हुआ? वो फिक्स्ड। और वेरिएबल क्या हुआ? प्रोडक्शन बढ़ेगा तो वो फैक्टर बढ़ेगा, और प्रोडक्शन घटेगा तो उसका क्वांटिटी रिड्यूस करोगे। ये हो गया वेरिएबल फैक्टर। इज दैट क्लियर? आगे चलें। ऊपर का ही टेबल ले लीजिए। मान लीजिए ये कहा है कि कैपिटल को 4 यूनिट पे फिक्स कर दीजिए। मतलब जो प्रोड्यूसर है ना, उसका कैपिटल फिक्स है कितना यूनिट, वो लेबर चेंज कर सकता है, तो उसका प्रोडक्शन फंक्शन क्या होगा? 0, 10, 24, 40, 50, 56, 57, यही आएगा ना, यही निकल के आएगा ना। है ना? प्रोडक्शन यही निकल के आया ना। दिस इज द प्रोडक्शन। फिक्स प्रोडक्शन मतलब यहाँ पे आपका कैपिटल फिक्स है, सिर्फ क्या चेंज कर रहे हो? लेबर चेंज कर रहे हो। तो यू विल गेट द प्रोडक्शन फंक्शन की अगर आपने एक लेबर लगाया है तो 10 यूनिट आउटपुट देंगे, 2 लेबर में 24 देंगे, 3 लेबर में 40 देंगे, 4 लेबर में 50 देंगे, 5 लेबर में 56 देंगे, और 6 लेबर में 57 आउटपुट देंगे। सही है ना? कैपिटल तो फिक्स है। तो ये टेबल जो जिसमें आपने कैपिटल का क्वांटिटी फिक्स कर दिया, सिर्फ लेबर चेंज कर रहे हो, तो ये आपका हो गया शॉर्ट रन प्रोडक्शन फंक्शन। क्या हो गया? शॉर्ट रन प्रोडक्शन। क्लियर है? आगे चलिए। लॉन्ग रन में क्या होगा? फैक्टर कोई फिक्स रहेगा क्या? वही बात है, ऑल फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन कैन बी वेरीड। अ फर्म इन ऑर्डर टू प्रोड्यूस डिफरेंट लेवल ऑफ आउटपुट इन द लॉन्ग रन में वेरी बोथ इनपुट साइमल्टेनियसली। सारे फैक्टर को चेंज कर सकता है लॉन्ग रन में। ठीक है, लॉन्ग रन में कैपिटल बढ़ा सकते कि नहीं बढ़ा सकते? 4 यूनिट से 5 यूनिट कर लिया, या 5 यूनिट से 3 यूनिट कर लिया, पॉसिबल है ना? लेबर भी बढ़ा सकते हैं, कैपिटल भी बढ़ा सकते, सबको चेंज कर सकते हैं लॉन्ग रन में, सारे चेंजेस पॉसिबल है। तो लॉन्ग रन जनरली लॉन्ग टाइम पीरियड को बोला जाता है, जो कि शॉर्ट रन से ज्यादा टाइम पीरियड होता है इसका, और यहाँ पे आपके सारे फैक्टर्स क्या होते हैं? वेरिएबल होते हैं। लॉन्ग रन इज सेट टू बी दैट टाइम ड्यूरेशन वेयर ऑल द फैक्टर्स आर कंसिडर्ड टू बी वेरिएबल। इज दैट क्लियर? अब देखो यहाँ पे लॉन्ग रन शॉर्ट रन को तुम ना ऐसे नहीं डिफाइन कर सकते हो, डेज में या मंथ्स में या ईयर्स में। ये हर प्रोड्यूसर का अलग अलग हो। अब मेरी कैपेसिटी 10 साल के बाद प्लांट साइज को चेंज होने की है, तो मेरे लिए लॉन्ग रन कब होगा? 10 साल। एक प्रोड्यूसर के लिए 2 ही साल के बाद वो प्लांट साइज चेंज कर सकता है, तो उसके लिए लॉन्ग रन क्या हो गया? बात समझ आ रहा है? तो लॉन्ग रन और शॉर्ट रन जो है ना, ये सब्जेक्टिव टर्म है, ये एब्सोल्यूट टर्म में आप डिफाइन नहीं कर सकते, ना ही डेज में, ना ही मंथ्स में, ना ही ईयर्स में। बात समझ आया? कोई दिक्कत यहाँ तक? कितना पेज हो गया? 1, 2, 3, 4। चौथे पेज में है ना हम लोग? चलिए, इस पोर्शन को लास्ट डिस्कस कर लेते हैं आज, और टॉपिक एंड करेंगे हम लोग। वी विल डिस्कस टोटल प्रोडक्ट, एवरेज प्रोडक्ट, मार्जिनल प्रोडक्ट। देखते हैं टोटल प्रोडक्ट क्या है। सपोज वी वेरी ए सिंगल इनपुट एंड कीप ऑल अदर इनपुट कांस्टेंट। क्या कर रहे हैं हम लोग? जितना भी फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन लिया है ना, जितना भी इनपुट लिया है ना, उसमें सिर्फ एक इनपुट को चेंज कर रहे हैं, बाकी इनपुट को क्या कर दिया? कांस्टेंट रख दिया है।
देन फॉर डिफरेंट लेवल ऑफ दैट इनपुट वी गेट डिफरेंट लेवल ऑफ आउटपुट। क्या होगा, जिस लेवल को, जिस इनपुट को तुम चेंज करोगे उसके रिस्पेक्ट में तुम्हारा आउटपुट चेंज करेगा कि नहीं करेगा? करेगा ना। दिस रिलेशनशिप बिटवीन वेरिएबल इनपुट एंड वेरिएबल आउटपुट कीपिंग ऑल अदर इनपुट कांस्टेंट इज ऑफन रेफर्ड टू एज टोटल प्रोडक्ट। तो यहां पर जो रिलेशन मिलेगा ना, जहां पे आप वेरिएबल फैक्टर को चेंज कर रहे हो और बाकी फैक्टर्स कांस्टेंट है, तो वेरिएबल फैक्टर को चेंज करने के कंपैरिजन में आपका आउटपुट भी चेंज होगा। यही रिलेशनशिप क्या कहलाएगा? टोटल प्रोडक्ट। उसी टेबल में वापस चाहिए। कह रहा है कि मान लीजिए कैपिटल आपका 4 यूनिट फिक्स है। 4 यूनिट क्या है? कैपिटल फिक्स है। तो अब आप देख रहे होंगे 4 यूनिट कैपिटल फिक्स कर दिया हमने। दैट इज हियर इट इज द सिचुएशन कि 4 यूनिट का कैपिटल हमने फिक्स कर दिया। यही कॉलम है। एक लेबर लगाओगे कितना आउटपुट हुआ जी? व्हाट इज द आउटपुट व्हेन वन लेबर इज यूज्ड? 10। 2 लेबर पे, तो एक लेबर पे टोटल प्रोडक्ट 10 है। 2 लेबर पे, 3 लेबर पे, 4 लेबर पे, दिस इज टोटल प्रोडक्ट। It refers to all the quantity produced for a certain level of variable input used. The quantity that is produced for a certain level of variable input used is known as what? Total product. तो टोटल प्रोडक्ट समझ आ गया। आगे बढ़े। टोटल प्रोडक्ट को ही टोटल रिटर्न कहते हैं या टोटल फिजिकल प्रोडक्ट कहते हैं। मान लीजिए टोटल प्रोडक्ट नहीं आया, पूछ दिया व्हाट डू यू मीन बाय टोटल फिजिकल प्रोडक्ट। इसका मतलब क्या पूछा जा रहा है आपसे? टोटल प्रोडक्ट का डेफिनेशन पूछा जा रहा है। अब आते हैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की तरफ, एवरेज प्रोडक्ट एंड मार्जिनल प्रोडक्ट की तरफ। व्हाट आर दीज टू कॉन्सेप्ट? एवरेज प्रोडक्ट क्या है? व्हाट इज द एवरेज प्रोडक्ट? एवरेज प्रोडक्ट इज सिंपली द पर यूनिट ऑफ वेरिएबल इनपुट, आउटपुट पर यूनिट ऑफ वेरिएबल इनपुट। दिस इज द डेफिनेशन। ये कीवर्ड है, इतना ही में डिफाइन होगी। आउटपुट पर यूनिट ऑफ वेरिएबल इनपुट। टोटल प्रोडक्ट, प्रोडक्ट क्या है? आउटपुट ही है ना। किसका आउटपुट है? इनपुट का आउटपुट है ना। तो वेरिएबल आउटपुट पर यूनिट ऑफ वेरिएबल इनपुट। वेरिएबल क्यों बोला? क्योंकि हम एक को तो फिक्स रखे हुए हैं। ये टोटल, एवरेज, मार्जिनल, ये कॉन्सेप्ट क्यों आ रहा है? जस्ट बिकॉज हमने एक फैक्टर को चेंज करना है, बाकी फैक्टर मेरा क्या है? कांस्टेंट है। तो जो भी हम चेंज कर रहे हैं जिस फैक्टर को, उसके रिस्पेक्ट में हम स्टडी कर रहे हैं टोटल प्रोडक्ट, एवरेज प्रोडक्ट, मार्जिनल प्रोडक्ट। जैसे इस केस में कैपिटल मेरा कांस्टेंट है, क्या चेंज कर रहे हैं हम लोग? लेबर। इज दैट क्लियर? तो एवरेज प्रोडक्ट का डेफिनेशन समझ आया। आउटपुट पर यूनिट ऑफ वेरिएबल इनपुट को हम क्या बोलते हैं? एवरेज प्रोडक्ट। और इसका फॉर्मूला कैसे होगा? एवरेज प्रोडक्ट APL इज इक्वल टू TPL बाई L। L स्टैंड्स फॉर लेबर। एवरेज प्रोडक्ट प्रोड्यूस्ड बाय लेबर इज इक्वल टू टोटल प्रोडक्ट ऑफ और प्रोड्यूस्ड बाय द लेबर डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ यूनिट्स ऑफ लेबर। क्लियर है? उसी टेबल में वापस आइए, गो बैक टू द टेबल। हम आपसे ये पूछ रहे हैं कि बताओ कि आपने कैपिटल का क्वांटिटी रखा है 4। कैपिटल का क्वांटिटी कितना रखा है? और तुम 3 लेबर का इस्तेमाल कर रहे हो। व्हाट इज द एवरेज प्रोडक्ट? वो एवरेज प्रोडक्ट नहीं, वो टोटल प्रोडक्ट। व्हाट इज द एवरेज प्रोडक्ट? क्वेश्चन समझ आया? कांस्टेंट क्या है मेरा? कैपिटल कितना यूनिट? 4। क्या चेंज करें हम? लेबर। कितना लेबर इस्तेमाल किया अभी? 3। लेबर कितना इस्तेमाल किया? 3। 3 यूनिट लेबर हमने इस्तेमाल किया है। हमको बताना है एवरेज प्रोडक्ट कितना कितना होगा? कितना होगा? कैसे निकलेगा? 40/3। सिंपल। 3 यूनिट लेबर ने मिल करके 40 यूनिट का प्रोडक्शन करा। टोटल प्रोडक्ट, नंबर यूनिट ऑफ लेबर कितना है? 3। तो 40/3 कितना हो गया? 13.33। निकल गया ना। उसी तरीके से आपको बताना है, अगर 5 यूनिट लेबर का इस्तेमाल करेंगे तो एवरेज प्रोडक्ट क्या आएगा? 5 यूनिट लेबर पे एवरेज प्रोडक्ट क्या आएगा, जबकि कैपिटल फिक्स है 4 यूनिट। कितना आएगा? 11 पॉइंट समथिंग। 56/56 है ना। कितना? 5 यूनिट बोला।
तो 5 यूनिट में 56 है ना, और लेबर 5, 56/5 कितना आएगा 11.2। तो निकल जाएगा, समझ में आ गया कैसे निकलेगा, टोटल प्रोडक्ट डिवाइडेड बाई क्वांटिटी ऑफ वेरिएबल इनपुट। ठीक है, सिंबल अलग अलग हो सकता है, फॉर्मूला वही है। और आज का लास्ट कॉन्सेप्ट, कौन सा कॉन्सेप्ट है ये, मार्जिनल प्रोडक्ट। मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ एन आउटपुट इज डिफाइंड एज द चेंज इन आउटपुट पर यूनिट ऑफ चेंज इन इनपुट। एक यूनिट इनपुट का अगर आपने चेंज किया ना, एवरेज तो पर यूनिट आउटपुट पूछ रहा है ना, यहाँ पे अगर आपने एक यूनिट आउटपुट इनपुट का एक यूनिट चेंज किया है, कौन सा इनपुट, वेरिएबल, क्योंकि बाकी सारे फैक्टर तो क्या है, फिक्स है। तो वेरिएबल इनपुट का अगर एक यूनिट आप चेंज कर रहे हो तो उसकी वजह से प्रोडक्शन चेंज करेगा ना, आउटपुट चेंज होगा ना। जितना से चेंज होगा उस प्रोडक्ट को हम क्या बोलेंगे, जितना आउटपुट चेंज करेगा उसको हम क्या बोलेंगे, मार्जिनल प्रोडक्ट। सो मार्जिनल प्रोडक्ट इज एक्चुअली द चेंज इन टोटल प्रोडक्ट व्हेन वन यूनिट चेंज इन, व्हेन देयर इज चेंज इन वन यूनिट इन वेरिएबल इनपुट। वेरिएबल इनपुट में एक यूनिट अगर बदल गया ना, तो उसकी वजह से टोटल प्रोडक्ट में जितना चेंज आएगा उसको क्या बोलोगे, मार्जिनल प्रोडक्ट। सो marginal product of an input is defined as the change in output per unit change in the input when all the other inputs are held constant. When capital is held constant, the marginal product of the labor is MPL by MPL is equal to होगा change in output by change in input. एक फॉर्मूला ये है, change in output by change in input। अगर नॉन कॉन्टिन्यूअस वेरिएबल इनपुट का इंफॉर्मेशन दिया है तो ये फॉर्मूला यूज करोगे, और अगर कॉन्टिन्यूअस दिया है ना तो फिर ये वाला फॉर्मूला यूज करोगे। TPN इज इक्वल टू MPN माइनस MPN माइनस 1, सॉरी उल्टा लिख दिया। MPN मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ nth यूनिट इज इक्वल टू होगा टोटल प्रोडक्ट ऑफ n माइनस टोटल प्रोडक्ट ऑफ n माइनस 1 यूनिट। ठीक है, वापस चलते हैं इसी पॉइंट को समझने के लिए ऊपर के टेबल में, ऊपर के टेबल में हम वापस आते हैं। अगर हम आपसे ये कहें कैपिटल को हम लोग फिक्स कर दे रहे हैं कितना यूनिट पे, वही 4 यूनिट पे। कैपिटल कितना यूनिट पे फिक्स कर दिया, और आपसे ये कहा जा रहा है कि हमने 3 लेबर से 4 लेबर लगाया, तो चौथे लेबर का मार्जिनल प्रोडक्ट बताइए। पहले 3 लेबर लगा हुआ था, अभी चौथा लेबर लग गया, तो मार्जिनल प्रोडक्ट बताइए कितना आ रहा है, 10। ये देखो 3 से 4 और ये देखो 40 से, तो कितना हो गया 50 माइनस 40 कितना आया, निकल गया टोटल प्रोडक्ट ऑफ 5th यूनिट माइनस टोटल प्रोडक्ट ऑफ 4th यूनिट, सिंपल। तो कंटिन्यूअस है तो ऐसे लेंगे। अगर हम आपसे ये कहें कि पहले आप 2 लेबर यूज कर रहे थे और अभी आप 6 लेबर यूज कर रहे हो, मार्जिनल प्रोडक्ट बताओ कैसे निकलेगा। वहां पे फॉर्मूला लगेगा MPN इज इक्वल टू चेंज इन टोटल प्रोडक्ट बाई चेंज इन क्वांटिटी ऑफ लेबर। टोटल प्रोडक्ट पे चेंज, 2 यूनिट से 6 यूनिट आ गया, बताओ लेबर का 2 यूनिट से तुमने 6 यूनिट लगा दिया, मार्जिनल प्रोडक्ट बताओ कितना आएगा। कितना आएगा, बोलिए कितना आया, कैसे निकालेंगे। तो देखो 2 यूनिट पे टोटल प्रोडक्शन कितना है और 6 यूनिट पे, तो ऊपर लेंगे 57 माइनस 24 और नीचे लेंगे 6 माइनस 2, तो 57 माइनस 24 कितना हुआ 33, और 6 माइनस 2 कितना हुआ
तो 33/4 कितना आ गया? 8.25। समझ गए कैसे निकलेगा? कंटिन्यूअस हुआ तो कैसे निकलेगा, डिफरेंस है। लेकिन अगर नॉन कंटिन्यूअस हो तो कैसे निकालोगे? चेंज इन टोटल आउटपुट डिवाइडेड बाई चेंज इन टोटल वेरिएबल इनपुट। क्वांटिटी ऑफ वेरिएबल इनपुट नीचे ले लेंगे उसका चेंज, और टोटल आउटपुट का चेंज ऊपर लेंगे न्यूमरेटर में। निकल जाएगा, क्या निकलेगा? मार्जिनल प्रोडक्ट। इज दैट क्लियर? अब देखो आज तक जितना पॉइंट डिस्कस हुआ है, स्पेशली द कॉन्सेप्ट ऑफ मार्जिनल प्रोडक्ट, ये सब याद होना चाहिए, क्योंकि इसके बाद अगले क्लास में जब हम लोग डिस्कस करेंगे ना, इसके बाद का जो हमारा डिस्कशन आने वाला है वो है लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन। तो इसको समझने के लिए हमको प्रीवियस कॉन्सेप्ट जो हमने सीखा है ना, उसको समझा हुआ जरूरी होना चाहिए। आज के लिए तो